गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग लावण्या। इशिता भी देखो, पहले इशिता आती थी, इशिता भी इस वीक नहीं ज्वाइन कर रही है। गुड इवनिंग मैम। गुनगुन, आप क्लास में नहीं आते हो ना रेगुलर? मैम कभी कभी आती हूँ। क्या क्या रीजन है गुनगुन? मैम वो अभी बीच में एग्जाम्स थे और उसके बाद से मैम टीचर्स थोड़ा प्रेशर डाल रही थी स्कूल के काम के लिए। मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है ना बच्चा। यस मैम। देखो, मुझे पता है अभी तुम सारे लोग ना टेंशन में हो, स्कूल को लेके, क्लासेस को लेके। अब थोड़ा सा टेंशन अपने माइंड से हटाओगी तभी कुछ कर पाओगे, है ना? इतना टेंशन मत लो, पहली बात तो। और रही स्कूल की बात, जैसे अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से बोला था तो ये चल रहा था कि मैम प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की जो प्रैक्टिकल बुक होती है वो लिखनी है ना? यस मैम। दिल्ली वालों, देखो प्रैक्टिकल बुक अब खुद लिखने मत बैठना, वरना उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तुम इतने घंटे पढ़ सकते हो, अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है ना, उनसे उनसे कॉपी करवा लो। या यस तो मैम, कुछ, मेरी तो बड़ी बहन ने करा था, सारा करवाया उससे मैंने। हाँ, तुम भी लोग यही करो भाई, या तो छोटा भाई बहन हो, बड़ा हो, या कोई नेबर में कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, करवा लो भाई, फायदा उठाओ अपना और करवाओ कि भाई कर दे मेरा काम, है ना? तो खुद से मत करने बैठो अभी, थोड़ा सा स्मार्ट मूव करो। स्कूल में टीचर परेशान कर रही है तो उसको बोलो कि मैम मेरा एग्जाम है, परेशान मत करो। ज्यादा करती है तो अपने पेरेंट्स को ले जाओ उठा के कि मैडम मेरा दिमाग खराब करती है, पढ़ने नहीं देती है मुझे, इतना काम दे देती है। तो वो तो देखो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ अपने लिए सोचना है इस मोमेंट पे कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। तो अपने लिए काम करो अब। गुनगुन तो वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट है, तो गुनगुन नहीं आई क्लास में तो मुझे लगा कि गुनगुन को क्या हो गया। बोलो क्या कहना चाहता है। आज हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर्स। यस मैम। किस किसने सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिया है ऑलरेडी? स्कूल में न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं तुम लोगों ने। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का तुम्हारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एक सवाल आ जाता है, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है? एक सवाल देखने को मिलेगा, लॉजिक गेट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा हो सकता है, या फिर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत आसान सा है, समझने में भी अच्छा लगेगा। देखो, सेमी कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स
कैसे कंडक्टर्स है? सेमी, यानी इसका मतलब है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कंडक्टर से मिलती जुलती होंगी, या फिर इनको बोल सकते हैं कि ना तो ये कंडक्टर्स हैं ना इंसुलेटर है, कहीं बीच में लाई करेंगे, तो उन चीज को बोला गया है सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स देखो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। पहले इनकी प्रॉपर्टी देखो क्या है, कि ये कुछ इस तरीके के मटेरियल्स हैं। वो शो हो रही है क्या स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। देखो वाह, मैम बोलने वाला था वैसे मैं। वरुण कैसी पढ़ाई चल रही है? ड्रॉप मैम करते हो सही ना सही चल रही है मैम। वरुण? अब की बार तो आईआईटी लेके छोड़ना, ठीक है? ओके मैम। 10 स्कोर आया था ऑफलाइन टेस्ट में वरुण का। मैम बताया तो हाँ, वो बेकार चला गया, वो मत पूछो, बस अगला पूछ लेना। वो भी ऑफलाइन है, देख लो। हाँ हाँ, वो पूछ लेना, पक्की बात है, ये वाला रहने दो। चलो ठीक है, तो ऐसा ऐसे मत करो कि बिल्कुल ही एक टेस्ट अच्छा एक टेस्ट बेकार। प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया तरीके से। अगला वाला तो वैसे अच्छा जाएगा, क्योंकि अगला वाला जो पेपर है वो तुम्हारा इजी है। मैम ड्रॉपर का तो अलग ही आता है, पूरा एफएसटी है शायद अगला वाला। अच्छा, ड्रॉपर का आइडिया नहीं है, बट जो BO4 वाले बच्चे हैं उनका जो मेजर टेस्ट है वो बढ़िया इजी है। अगर वो तुमने अच्छे से स्कोर कर लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या है? ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर्स की तरह है ना इंसुलेटर्स की तरह है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में लाई करेंगे। बीच में कैसे लाई करेंगे? देखो बीच में लाई करेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल है जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर्स क्यों है? अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन, इनके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, जर्मेनियम की लास्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? इनका मतलब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्यों है? कंडक्टर्स जैसे सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये कंडक्टर्स क्यों है? हम्म? ये क्या कर सकते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं ना, बहुत आराम से इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग आयोनाइज करा सकते हैं, कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज कर गया। बट ऐसा किस केस में नहीं होगा? इंसुलेटर्स में। जैसे कि इंसुलेटर का कोई एग्जांपल बोलो। व्हाट? सिल्वर? मैम ग्लास। हाँ यार, ये पीपीटी हैंग कर गई कोई फर्स्ट टाइम तुम्हारे ग्राफ में। हम लोग पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीपीटी हैंग कर गई है, पीपीटी पूरा लैपटॉप चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली पर ये पीपीटी यूज है, इसमें करें। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? इन वाले शेल्स के पास लास्ट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकते हैं। भाई लास्ट शेल में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी मेरा जो बैंड है लास्ट शेल तभी स्टेबल हो पाएगा। अगर मान लो जैसे सोडियम होता है, सोडियम के पास लास्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं बहुत इजीली
रिलीज करा सकती हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर्स के पास क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है ना। अब मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा है मटेरियल जिसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास, है ना, मान लो 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, तब इनके पास कैसी प्रॉपर्टीज होती है, सेमीकंडक्टर्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके अपने लास्ट शेल को स्टेबल करते हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे ऐसे मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर्स। तो वन ऑफ द कौन कौन से हो गए, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ये इनके एग्जांपल्स हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी है या इनकी कंडक्टिविटी है उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल है, ठीक है, कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक बार इनका ना एनर्जी बैंड डायग्राम समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड क्या होगा, देखो क्या कहता है कि होता क्या है, ऐसे समझो, अगर मान लो मैं सोडियम की बात करती हूँ, ध्यान से देखना, मेटल्स की बात करती हूँ, सोडियम की, ये कंडक्टर है तुम्हारा, ठीक है, कंडक्टर की बात करते हैं, इसका मुझे वो बताओ क्या कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p कितना आया, 6 6 2p6 6 7 8 9 10, एक और आ गया 3s1, 1 ठीक है, ये हो गया। अगर मैं सिंगल एक सोडियम, ध्यान से सुनना, एक सिंगल सोडियम एटम की बात करते हैं, सिंगल सोडियम एटम, अगर मैं सिंगल एटम की बात कर रही हूँ, सिंगल एटम में क्या होगा, जैसे भी तुमने हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स देखे थे कि सबके सब इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो ये शेल है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स में होंगे। तो जैसे मैं बनाऊं, यहाँ पर कहीं 1s का होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर मेरे पास कहीं 2s होगा, यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं मेरे पास 2p है, ठीक है, 2p में मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ, ठीक है। अब s 3s की बात करते हैं, यहाँ 3s है, यहाँ मेरे पास ध्यान से सुनो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये सिंगल एटम की बात करते हैं तो तुम्हारे पास ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब देखो 2p तक हम 2p में 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते, और मेरे पास ये पूरी जो एनर्जी है ये पूरी फिल है, ये शेल। 2s में 2 आ सकते हैं, ये भी पूरी शेल फिल है। 1s में 2 आ सकते हैं, ये भी पूरी शेल फिल है। इसका मतलब क्या है, जो इंटीरियर जो मेरे एटम्स हैं, इंटीरियर एटम्स हैं, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे किसी भी रिएक्शन में, या मैं बोलूं किसी भी चीज में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों, अब देखो ये तो सिंगल एटम हुआ, सिंगल एटम है, पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरी शेल पर भेजना। अगर मान लो 1s वाला तुम एनर्जी दे रहे हो, सपोज करो एक सिंगल एटम है, यू आर गिविंग एनर्जी, 1s वाला 2s में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि 2s के पास जितना स्पेस था वो कंप्लीटली, बोलो क्या है, वो कंप्लीटली अवेलेबल है, उसमें हम उसको कुछ छेड़ ही नहीं सकते। 1s से अगर 2s भेजोगे, 2s कहेगा भी मैं तो ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, नहीं आ सकता। अब तुम 1s को 2p में भी भेजोगे तो 2p वाले के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते किसी भी रिएक्शंस में, है ना, ये इनका रीजन होता है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट एक बात देखो, जो आउटर शेल है 3s1, यहाँ पर तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, अगर मान लो तुम इस एटम को एनर्जी देते हो या कुछ भी करते हो, तो ये जो आउटर शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, ये अपनी एनर्जी स्टेट को चेंज कर सकता है। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ p से 3s वाले में चला गया एनर्जी देने के बाद, ये हो सकता है ना। अब सपोज करो ऐसे ही एक क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे, क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम होंगे। अब क्रिस्टल में एटम होने से क्या होगा, ऐसे ही एक और सोडियम का एटम होगा, तो वहां पर एक शेल 3s1 होगी,
और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान से देखो वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ये इंटरेक्ट क्यों कर लेंगे, क्योंकि दोनों के पास स्पेस अवेलेबल है जंप करने के लिए। मान लो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3s एक एटम का उठ के यहाँ चला गया, ठीक है, एक एटम उठ के यहाँ चला गया, तो इनके पास जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो होगा क्या, एक चीज देखो, सपोज करो जो अब देखो मैंने ये जो एनर्जी लेवल्स बनाए हैं सबके पास अपनी अपनी एक एनर्जी होगी। सपोज करो 1s के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सपोज करा रही हूँ। 2s के पास सपोज करो माइनस में होगी ना, इसके पास 10 है, इसके पास -8 है, इसके पास -7 है, और 3s1 के पास -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, सपोज करो। अब देखो ये तो एटम है। अब एक बात सुनो, अगर मैं एक पूरा क्रिस्टल लेती हूँ, ठीक है, एक पूरा क्रिस्टल उठाती हूँ सोडियम के एटम का, उसमें तो हजारों सोडियम के एटम होंगे, एक क्रिस्टल में तो हजारों एटम होंगे सोडियम के। अब एक बात देखो, उन हजारों क्रिस्टल्स में जो एटम होंगे उनके लास्ट शेल में 3s1 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा एटम होगा उसकी लास्ट शेल में 3s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, देखो एक की एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो सकता है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मैं पूरे क्रिस्टल में देखूं, एक पूरे क्रिस्टल में देखूं, तो लास्ट जो शेल है हो सकता है वो एनर्जी हो सके 5.8 हो, 3s1 में हो सकती है वो एनर्जी 5.9 हो। अगर कोई तीसरा एटम में देखूं हो सकती है वो एनर्जी क्या हो, 6.1 हो, मतलब मोर और लेस सेम होगी। यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना होके किसी में 5.9 हो गई, किसी में 5.8 हो गई, किसी में 5.85 हो गई। ये ऐसा क्यों होगा, इंटरेक्शन की वजह से। क्यों इंटरेक्शन की वजह से, इतने सारे एटम्स होंगे सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। देखो लास्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है भाई, अब सबके इंटरेक्शन एनर्जी होगी, कैसे होगी, ये होगी कुलाम्बिक इंटरेक्शन। कुलाम्बिक इंटरेक्शन समझो तो ऐसे समझो, लास्ट शेल है, सब इलेक्ट्रॉन है, अब वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत सारे एटमों से घिरा हुआ है भाई, उसके यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, इधर भी एटम है, तो उनके बीच में क्या होगा, एक कुलाम्बिक इंटरेक्शन होगी भाई। अगर चार्ज है तो चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, एक कुलाम्बिक इंटरेक्शन लगेगा। अब सब सोडियम पार्टिकल्स के आसपास अलग अलग एटम्स हैं, तो हो सकता है सबके पास जो इंटरेक्शन जो हो रहा है सबका इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से, वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाए, है ना, क्या कर जाए, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत, बोलो, वेरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो सिंगल एटम का है। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे एटम है एक लैटिस में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है और बहुत सारे एटम्स के साथ, मान लो क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर तुम्हारे पास ये सोडियम का एक एटम है, यहाँ पर भी एक सोडियम का एटम होगा, ठीक है, लैटिस में यहाँ भी एक सोडियम का एटम होगा, यहाँ भी होगा, और इन सबके पास आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो एक एक इलेक्ट्रॉन देखो क्या होगा, इंटरेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से, है ना, ये यहाँ इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये तो इन इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी होगी जिसे बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू द चार्जेस, वो वेरी कर सकती है। इतना समझ में आया कि वो वेरी कर सकती है लास्ट शेल वाले के लिए। अब देखो जो अंदर वाले शेल है उनके लिए जो एनर्जी है वो इतनी वेरी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो शेल के इनसाइड वाले हैं। अगर करेंगे भी तो इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है कि ये दूसरे सोडियम एटम के साथ, ये तो एक एटम है, कि दूसरे सोडियम के एटम के साथ 2p वाला क्या करे, इंटरेक्ट करे, या 2s वाला किसी भी एटम के साथ इंटरेक्ट करे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत इनर शेल वाले एटम्स हैं और इनकी जो वैकेंसीज है वो कंप्लीटली फील्ड है। अगर बोलूं तो इनकी जो एनर्जी स्टेट है वो सारी फील्ड है, तो बाहर वाले क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो होगा क्या, अब ये जो एनर्जी लेवल जो था, जो बिल्कुल एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमने सोडियम हाइड्रोजन में भी पढ़ा था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। अब देखो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कैसे हो जाएंगे, जैसे 3s वाला था, ये एनर्जी लेवल बच्चों कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से ना ये इस तरीके से हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जो था वो कैसे हो गया कि
किसी एटम का तो 5.1, किसी एटम का 5.8, किसी का 5.85, किसी का 5.81। वो इस तरीके से सपोज करो, इस तरीके से क्या हो गया एनर्जी लेवल। अब ये जो था 3s1 ये क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से फैल गया, है ना। जो डिस्क्रीट था वो इस तरीके से हो गया, समझ रहे हो, ये इस तरीके से हो गया। तो डिस्क्रीट ना होके जब क्रिस्टल की बात करती हूँ तो एनर्जी लेवल एक डिस्क्रीट फॉर्म में ना होके वो इस तरीके से कुछ दिखेंगे। तो 3s1 स्टेट हो गई ये क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल में कैसे दिखेगा, इस तरीके से 3s1 स्टेट अगर क्रिस्टल में दिखोगे तो एक एनर्जी की जगह तुम्हें इतने सारे लाइंस दिखेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, मान लो किसी भी एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ था, अब ये किसी दूसरे एटम की इस वाली एनर्जी स्टेट में पहुंच जाए, अब ये किसी तीसरे एटम की इस वाली एनर्जी स्टेट में पहुंच जाए, तो देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, दूसरी एनर्जी स्टेट्स में जा रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंडक्टर्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहा है, फ्री टू मूव है ना, इतना समझे। और अब देखो, अब ये क्या हुआ, ये जो शेल ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, जो ये फैल गई ये एनर्जी स्टेट्स, इन्हीं एनर्जी स्टेट्स को बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड, ये बैंड क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, कि एनर्जी जो है स्प्रेड हो गई, पहले डिस्क्रीट थी, अब वो छोटे छोटे पॉइंटों से स्प्रेड हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है एक स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। तो इस तरीके के क्या हो गया, ये कंडक्टर्स में हुआ है, इसमें कंडक्टर में हुआ है। अगर यही चीज मैं तुम्हें किसमें समझाऊं, सेमीकंडक्टर्स में, कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, तो देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, तुम्हारे पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। ये एनर्जी बैंड का स्प्रेड समझ में आया, कि एनर्जी जो है स्प्रेड हो गई, अभी बैंड बना लिया, एक डिस्क्रीट से बैंड बन गया। भाई 3s1 तुम बोल भी नहीं रहे, हाँ ना तो बोलो। तभी तो मैं, हाँ तो कोई और बताओ भाई, सब कृष समझ आया है, आयुष क्या बोल रहे हैं, क्या बोला मैंने, बोला कि भाई 3s1 पहले अगर एक सिंगल एटम के लिए डिस्क्रीट एनर्जी थी, सिंगल एटम के लिए, जब क्रिस्टल में देखेंगे तो वो डिस्क्रीट एनर्जी बैंड्स में बन गई, कि 5.8, 5.81, 5.82, 5.83 अभी भी है तो डिस्क्रीट, बट ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक बैंड बन गया। तो इसी बैंड को क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है इस बैंड में मूव करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है मूव करने के लिए तो बोलेंगे कि यस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। बट वही अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन लेते हैं। एक बार मुझे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा कितना है, 2 8 4 8 9 10, हाँ 14। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p, 6 7 8 9 10, 3s के पास कितना आया 2, और अब क्या बनेगा हमारा 3p, 3p2। अब देखो ये जो 3 वाली एनर्जी शेल है, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, हमारे पास 8 वैकेंसी, हमारे पास कितनी सीटें थी, 8 सीट थी, कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, है ना, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो मतलब हमारे पास अभी भी क्या है, हमारे पास वैकेंसीज हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को, देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो 3s शेल ये हो गई, ठीक है। अब अगर मैं उसकी बात करूंगी, किन चीजों की, बैंड की, अगर मैं पूरे क्रिस्टल में देखूंगी तो ये 3s जो होगी ना, ये इस तरीके से बैंड में बन गई होगी, ठीक है, 3s जो है वो इस तरीके से बैंड में बन गई होगी। अब जो 3p है ये क्या होगा, 3p का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, देखो ध्यान रखो ये शेल कुछ नहीं है, शेल का मतलब एनर्जी है, कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन के पास ये इतने नंबर की एनर्जी होगी तो वो उस शेल में जाएगा। ये मैंने तुम्हें हाइड्रोजन वाले में समझाया था, ठीक है। तो ये एनर्जी है। अब 3s वाली जो एनर्जी है वो स्प्लिट हो गई क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी आउटर शेल्स में हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग है। तो सिमिलरली क्या होगा, जो 3p वाली है
जो 3p का समझो, 3p में जो लास्ट शेल, जैसे मान लो इसका जो था वो होगा 5 पॉइंट, मैं बोलती हूँ एनर्जी लेवल होगा माइनस का 5.8, ठीक है। 3p में मैं बोल रही हूँ इसका होगा -5.5, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए, ये मैं डिस्क्रीट एटम के लिए बता रही हूँ कि डिस्क्रीट एटम में पाया तो ये एनर्जी मिली। बट जब मैंने पूरे क्रिस्टल में उठा के देखा तो मैंने क्या बोला, ये जो 5.8 है ये स्प्लिट हो जाएगी। तो ये बच्चों स्प्लिट हुई होगी तो ये ऐसे स्प्लिट होगी कि जो 3s की जो मैक्सिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की हुई होगी ना, वो ऐसे हुई होगी कि वो कितनी हो सकती है, -5.5। यानी पी बैंड जो 3s है और जो 3p बैंड है ये एक साथ क्या हो गए, ये कंबाइन हो गए। ये इस तरीके से स्प्लिट हुई एनर्जी बैंड्स कि ये जो 3 एनर्जी लेवल्स था ये कंप्लीट कंबाइंड हो गए। ये क्या बना देगा, 3s प्लस 3p बना देगा। लेट क्यों चल रहा है, तो 3s और 3p क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए, ये एनर्जी स्टेट हो गई, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइंड, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास 4, 3p में सिर्फ 2 ही हैं, बल्कि अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करा सकते हैं। जो 3s में मेरे पास 2 हैं, आसानी से जो ये 3s वाला है ये ऊपर p वाले में मूव कर सकता है ना, या और ऊपर मूव कर सकता है। तो ये जो एनर्जी बैंड, ये जो बैंड हुए, ये कौन से बैंड हो गए मेरे पास, वैलेंस बैंड। ये कैसा बैंड है, वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड का मतलब है मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पर अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि 3s और 3p तो एक साथ ही कंबाइंड हो गया है। अब ये मूव कैसे करेंगे, इनके लिए क्या होगा, मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट्स में पहुंचाना पड़ेगा, जहां पर होंगे हमारे पास फ्री एनर्जी स्टेट्स, जिसे मैं बोल सकती हूँ 4s 4p 3d, है ना। अगर यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर पहुंच जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। तो कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन, वो करंट का फ्लो आराम से हो जाएगा। तो एनर्जी बैंड देखो कैसे होगा, एक बार देखो जरा, यहाँ पे देखो। तो देखो कंडक्टर्स में क्या था, जो वैलेंस बैंड था, जैसे मैंने तुम्हें सोडियम का एग्जांपल दिया, जिसमें सोडियम का Na2 था, ठीक है। वो 3s वाला बैंड ही किस में बट गया, एनर्जी बैंड्स में चला गया। तो वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप थे। बट सेमीकंडक्टर में क्या था, वो 3s वाला सबसे नीचे और 3p वाला ऊपर, मतलब कि बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो। देखो कंडक्टर्स में जो लास्ट शेल होगी वो 3s होगी, कोई भी एक शेल होगी, उस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझो क्या कह रही हूँ मैं। एक शेल होगी, उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वही शेल बट गई आपस में, उसी शेल के लेवल्स बन गए। तो उसी शेल के लेवल्स बना दिए तो क्या हो गया, मतलब ये ओवरलैप कर गई। बट जब मैंने कंडक्टर्स में तुम्हें बताया तो 3s और 3p था, 3s तो फुल था बट p हमारे पास एम्प्टी था। तो s से p में पहुंचाने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और तुम्हारा कंडक्टर्स किस में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, समझ रहे हो। उसमें 3s2 और 3p6 है, कहाँ गए हम, 3s2 और 3p2, ध्यान से। मुझे ये मस्त
क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ब्लैक कर रहा है ये देखने में। वैसे ही उससे बस इतना पूछेगा। हाँ देखो, कंडक्टर में क्या था, 3s2 था, उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसमें एस शेल स्प्लिट हुई, इसमें जो शेल थी वही स्प्लिट हुई, तो मतलब इसी शेल में ही तो इलेक्ट्रॉन था नीचे वाली शेल्स में, और इसी की जो ऊपर वाली एनर्जी शेल है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। एक सेकंड रुकना, दिमाग खराब कर रहा है, चल ही नहीं रहा है। मैं एक सेकंड क्लास दोबारा ज्वाइन करूं, 1 मिनट देना जरा, 1 सेकंड। आई होप कि अब थोड़ा सा सही चलो। सही चल रहा है, पहले ही कट करके दोबारा कर देती हूँ। ठीक है, देखो अब समझो ध्यान से, अब हुआ क्या, उसमें जब सोडियम में लिया था तो वहां पर हमारे पास 3s वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। मैंने क्या बोला, अब ये जो 3s एक ही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था, जब मैं क्रिस्टल की बात करूंगी तो ये 3s जो शेल है यही क्या हो जाएगी, यही शेल स्प्लिट हो गई। ठीक है, ये शेल स्प्लिट हो गई, मान लो इतने एनर्जीज में ये शेल स्प्लिट हो गई। अब 3s1 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वैलेंस बैंड हो गया, ये वाली जो बैंड है ये वैलेंस बैंड हो गया। अब इस 3s से अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देते हो, यहाँ पहुंचा देते हो, तो ये है तो ये वाले बैंड इसको जब घूमने के लिए मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मिल गए, ये बैंड ही कौन सा बैंड बन गया, कंडक्शन बैंड। मतलब एक ही शेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नीचे वाला जो बैलेंस बैंड, यानी जब पहले डिस्क्रीट वाले में था तो वो तो बैलेंस था, जब वो स्प्लिट हो गए तो उन्हीं स्प्लिट में से इलेक्ट्रॉन के पास फ्री मूव करने के लिए स्पेस अवेलेबल हो गया। बट अगर मैं वैलेंस बैंड इसमें बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, देखो 3s2 और 3p2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर
एस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री होने के लिए उनको पी में जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करना ही करंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ही करंट बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी स्पेस नहीं है, डेंस एनर्जी लेवल्स नहीं है फ्री, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेगा, कहीं भी नहीं। तो कंडक्शन बैंड में क्या, इसमें क्या देखा तुमने, 3s, इस वाले में 3s बट गया, मान लो ये 3s है, 3s भी थोड़ा सा बटा इस तरीके से। अब p वाला जो था वो भी, उसके भी कुछ तुम्हारे पास क्या हुए, उसके भी एनर्जी लेवल्स बन गए, ठीक है, स्प्लिट हो गए, लेवल्स हो गए स्प्लिट। अब 3s2 के मान लो ये तुम्हारा 3s है और यहां से तुम्हारा 3p शुरू हो गया। अब क्या होगा, जो 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास क्या है, एनर्जी अगर तुम दोगे तो वो 3p तक वो बैंड गैप कितना है, देखो थोड़ा सा ही है, 3s से 3p में पहुंचाना है। p में हमारे पास 4 शेल्स, 4 लेवल हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हम लोग मूव करा सकते हैं, तो वो बैंड गैप बस छोटा सा ही है 3s और 3p वाला। बट कंडक्शन बैंड में क्या होगा कि ये जो गैप होगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि आप कितनी भी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड मतलब हाइयर एनर्जी जो लेवल्स हैं उन तक आप पहुंचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन करंट के लिए इलेक्ट्रॉन मूव कराने पड़ेंगे। अब बात ये है कि जब तुमसे मैं कहती हूँ ना कि बैटरी लगाई करंट इलेक्ट्रॉन मूव करे, बैटरी लगाई इलेक्ट्रॉन मूव करे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते कहाँ है एक्चुअली में, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन्हीं शेल्स में, जैसे बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है। अब वो जो साइड वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले एटम में जाएंगे, वो उस एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जाएगा, बस वो दूसरे एटम में तभी तो जाएंगे जब शेल्स अवेलेबल होंगी, अगर शेल अवेलेबल नहीं होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, कहीं नहीं जाएंगे। या फिर शेल अवेलेबल है पर हम इतनी एनर्जी दे ही नहीं पा रहे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर ले, भाई इलेक्ट्रॉन तो है ही तुम्हारे पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन मूव भी तो करने चाहिए। तो कंडक्शन इंसुलेटर में क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है वो इतना हाई है कि हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को मूव करा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बट कंडक्शन बैंड में देखो 3s से 3p में पहुंचाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो हम मूव करा लेंगे, बट वही कंडक्टर्स में क्या है, वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहे हैं, इधर देखो, यहाँ देखो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, सॉलिड के एनर्जी बैंड्स में क्या हुआ, पहला देखो इन ए फ्री एटम, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन ए फ्री एटम द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ओनली सम क्वांटाइज्ड वैल्यू, मतलब अगर फ्री एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसी वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यू जो मैंने तुम्हें बताई है, क्वांटाइज्ड वैल्यू, अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 6 ही रहेगी। बट अगर देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, अगर एटम क्रिस्टल में पहुंच जाएगा, अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। मॉडिफाई कैसे होंगे, वो एक डिस्क्रीट लेवल 5-6 एनर्जीज लेवल में बट जाएगा, मॉडिफाई हो जाएंगे। देखो क्या लिख रहा है, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द इनर शेल, बट ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ ये मॉडिफिकेशन नहीं होगा। क्यों, मॉडिफिकेशन किसकी वजह से है, इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का साइड वाले जो एटम्स हैं उनकी वजह से, बट जो अंदर वाले शेल हैं उनका इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो इंटरेक्शन नहीं होगा तो एनर्जी लेवल्स मॉडिफाई नहीं होंगे। क्लियर है इतना। अब देखो लास्ट पॉइंट, आउटर मोस्ट शेल में मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेबरिंग एटम्स के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। फोर्थ पॉइंट क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट देखो, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द, अब देखो बिटवीन द एटम्स एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिट अप, तुम यहां से पढ़ो, एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिट अप, यहां से देखो एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिट अप और स्प्रेड आउट एंड फॉर्मिंग बैंड, मतलब वो डिस्क्रीट जो लाइन थी अब वो लाइन स्प्लिट हो गई, स्प्लिट होने की वजह से वो एक बैंड बना रही है। अब वो बैंड क्यों बना रही है, इसका रीजन ये दिया हुआ है कि जो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में एक फोर्स है, इंटरेक्शन जो मैं बोल रही हूँ ना, इंटरेक्शन कौन सी फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स है भाई, इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स।
है ना। तो उनकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं ये स्प्लिट हो गए, क्योंकि हर एटम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पता नहीं कैसी इंटरेक्शन एनर्जी बना रहा होगा, तो उनकी जो एनर्जी वैल्यूज है वो स्लाइटली डिफर करेंगी, तो एक डिस्क्रीट लेवल स्प्लिट हो जाएगा। इतना क्लियर है? एनर्जी बैंड कैसे बनता है, क्लियर है? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड का क्या दिखाया है, ये इंटर एटॉमिक स्पेस है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इंटर स्पेसिंग है, वाई में एनर्जी है, वाई में एनर्जी या इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो देखो 3p2 यानी सिलिकॉन का लिया हुआ है इन्होंने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब देखो क्या कह रहे हैं ये, जब इनकी जो स्पेसिंग है वो d तक है तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है। देखो 1s2 का डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, बिल्कुल अलग है, 1s2 का एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग है, 2p6 का एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब देखो C, जब इंटर एटॉमिक जब हम लोग C तक पहुंचे, ध्यान से देखो, अब इंटर एटॉमिक स्पेस तुमने कम कर दिया, हम लोग C मतलब बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब C तक जब पहुंचे तो देखो क्या हुआ, जो आउटर वाले शेल हैं इनके पास टेंडेंसी हो गई कि एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो सके। देखो सिर्फ बाहर वालों के पास हुई है, अंदर वाले देखो अभी भी डिस्क्रीट पे हैं, C पॉइंट पे ये अभी भी डिस्क्रीट है, बट 3p2 3s2 इनके पास क्या हो गई, टेंडेंसी है कि अब ये अपने एनर्जी बैंड को स्प्लिट कर सकें, ठीक है। फिर आप कहाँ चले गए, अब देखो अब आ जाओ ए वाले पे। जब हम ए वाले पे चले गए तो ए वाले में देखा कि एनर्जी लेवल्स बिल्कुल स्प्लिट हो गए हैं। स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ है, जो आउटर शेल्स थी वो पूरे बैंड बना चुकी हैं। जो 3s वाला है देखो क्या बना रहा है, वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला 3p2 जिसके पास हमारे पास शेल खाली है, ध्यान रखना हमेशा जो फील्ड शेल रहेंगी ना, 3s2 वैलेंस बैंड क्यों है, ध्यान से सुनो, दो बैंड होंगे, एक तो कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। क्या फर्क है इन दोनों में, वैलेंस बैंड का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 3s2 है, 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं उसमें, 2 ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे मूव कर ही नहीं सकता। तो ऐसी बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है वो कैसी बैंड बनाते हैं बच्चों, वैलेंस बैंड। अब देखो 3s2 से हमें 3p2 में पहुंचाना है, 3p2 में हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं कि नहीं है, बताओ, खाली एनर्जी लेवल्स हैं। तो जब खाली एनर्जी लेवल्स होंगे, वो वाली जब शेल स्प्लिट होगी, खाली एनर्जी वाली शेल जब स्प्लिट होगी, वो कैसा बैंड बनाएगी, कंडक्शन बैंड। इतना क्लियर है क्या कह रही हूँ मैं, है? नहीं समझ आया क्या, इतना तो टफ है नहीं। देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट 3s के पास एनर्जी फ्री तो वो नहीं है ना, फ्री स्टेट नहीं है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाए, फ्री क्वांटम एनर्जीज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए, पर 3p के पास है। जो जब 3p स्प्लिट होगा, 3p के स्प्लिट होने की वजह से जो बैंड बनेगा, उस बैंड को कौन सा बैंड का नाम दिया गया है, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर सकते हैं, फ्री टू मूव है, तो इसीलिए ऐसे वाले बैंड को क्या बोला गया है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, समझ आया अब? है ना, तो हाँ बोलते ना ना बोलते, क्या हो बच्चों, ना समझ आए तो बताओ ना, तुम फिर कुछ तो बोला करो भाई, ऐसे थोड़ी काम चलता है, क्या करते हैं। अगर देखो अब ये तुम्हारा अगर मैं जाऊं कौन से वाले पे, कंडक्टर्स पे 3s2 स्प्लिट हुआ था, उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो 3s वाला ही स्प्लिट हुआ था, है ना। तो 3s वाला ही अपने आप में वैलेंस भी है और अपने आप में कौन सा है, कंडक्शन है ना। तभी तो उन दोनों को क्या बोला था कि एनर्जी जो तुम्हारा ओवरलैप कर रहे थे। हाँ, तभी वो क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, वहां पर थोड़ा सा भी वो गैप नहीं था। गैप क्यों नहीं था, क्योंकि वो अपने आप उसकी खुद की एनर्जी स्टेट में हमारे पास वैकेंसी है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सके, बट हमारे पास ऐसा उसमें सेमीकंडक्टर्स में नहीं है, क्योंकि 3s तो भरा हुआ है, बट फिर भी p वाले पे जा सकते हैं, बट p तक पहुंचाने के लिए एनर्जी को बोला है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है अब तो, इतना अच्छे से Yes, समझा ma'am. दिया है। यस मैम। ओके, वेरी गुड।
अब देखो अगर मैं बैंड गैप की बात करूं तो बैंड गैप वही सिंपल सी बात है कि हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड पे पहुंचाने के लिए, वही हमारी बैंड गैप की एनर्जी है। अब पहली बात, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बैंड गैप में की एनर्जी में नहीं रहेगा। मान लो वैलेंस बैंड की एनर्जी मैं मानती हूँ, वैलेंस बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बैंड है, ध्यान रखना, दिस इज बैंड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसकी एनर्जी सपोज करो 5.6 है, माइनस में होती है। अगर यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी सपोज करो 5.3 तक जा रही है, मैं सपोज करा रही हूँ, तो ये बैंड बन गया। मतलब इस बैंड में इतनी एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। कंडक्शन जो बैंड है, सपोज करो यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके हाईएस्ट में यहाँ जाऊं तो 4.8 है, बैंड है, डिस्क्रीट नहीं है, बैंड मिलेगा। तो देखो अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फॉरबिडन एनर्जी है। तो जो ये फॉरबिडन एनर्जी है, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब अब वैलेंस बॉन्ड में अगर तुम्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन में पहुंचाना है तो +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी? +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, +0.3 सॉरी, +0.3 की देनी पड़ेगी, तभी वो जाएगा। अगर तुम 0.2 की दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो हाइड्रोजन में जैसे पढ़ा था, एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी एनर्जीज जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा वो कौन से बैंड गैप में आएंगी? फॉरबिडन एनर्जीज में। क्लियर है इतना? फॉरबिडन एनर्जीज, ठीक है। अब देखो कंडक्टर्स में तुम्हारे पास मैं पूछूं कि चार्ज कैरियर्स क्या होते थे कंडक्टर में, तो क्या होते थे कंडक्टर्स में? चार्ज कैरियर मतलब जो जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करते थे? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो कंडक्टर में बच्चों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, ना कि प्रोटॉन्स। कि प्रोटॉन भी करते थे? नो मैम, इलेक्ट्रॉन से करते थे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते थे और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता था। सेमीकंडक्टर्स में देखेंगे, सेमीकंडक्टर्स में 2 तरीके के चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, दूसरे तरीके का भी चार्ज है। उस दूसरे तरीके को चार्ज को देखते हैं, एक सेकेंड। जैसे कि हाँ, देखो सिलिकॉन का एटम है, तो सिलिकॉन के एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। तो देखो मैंने 5 सिलिकॉन के एटम लिए, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। जैसे यहाँ पे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना। अब ये क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आयनाइजेशन तो हो ही नहीं सकती। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे जो मेटल्स हैं, ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो आसपास में इनके जो एटम्स होंगे, जैसे यहाँ बन गया, ये बना लिया इसने एक कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी सिलिकॉन का, वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, है ना? तो ये समझ में आ गया, ये बॉन्ड बन गया। इतना क्लियर है? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे सारे सिलिकॉन एटम मिलके आपस में। अब देखो, अब ये तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब सब इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में फंसे रहेंगे तो हम लोग फ्लो कैसे कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स को? और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इसका मतलब मुझे ये कोवलेंट बॉन्ड क्या कराने पड़ेंगे? ब्रेक कराने पड़ेंगे। बोलो भाई, मैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। बट अगर तुमने कोवलेंट बॉन्ड में बांध दिए ये इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? करेगी ही नहीं। सॉरी, करंट कैसे फ्लो करेगा? करेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी? मुझे ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कराने। इस ब्रेक के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? क्या करेंगे? या तो वोल्टेज लगाएंगे, हाँ, एनर्जी देनी है किसी भी तरीके से, या तो वोल्टेज से दे लो या टेम्परेचर बढ़ा के दे लो, किसी भी एक तरीके से दे लो। अब सपोज करो मैंने एनर्जी दी, बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आओ,
देखो यहाँ पर ये इसमें ना बहुत अच्छे से चलता है इसमें, पर ये पीपीटी चल नहीं रहा। ये एनिमेशन था इसमें पूरा। हंस गई क्या? ठीक है, तो देखो होगा क्या, हमने एक इलेक्ट्रॉन को हमने बॉन्ड ब्रेक करा दिया। बॉन्ड ब्रेक कराया तो देखो ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ गया। ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्री क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह से बाहर आ गया। भाई बॉन्ड था, उस बॉन्ड को तोड़ के बाहर चला गया। यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ के जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन किसका काम, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो में हेल्प करेगा, यही फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मेरी एक बात सुनो, यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यहाँ क्या क्रिएट हो गई? एक वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। यस ये रहा मैम। ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साइड पे ये देखो क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होती है तो जो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या चाहेंगे कि हम इस वैकेंसी को फिल करें। भाई ये अब जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएंगे। अब जैसे ही मान लो कोई भी आसपास वाला इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिल करने आएगा तो अपनी वैकेंसी वहां पर उस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या क्रिएट हो जाएगी? एक और वैकेंसी, एक और वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब साइड वाला इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए आएगा तो वो अपनी जगह खाली छोड़ देगा, फिर एक और वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इन्हीं वैकेंसीज को क्या बोला गया है? होल्स। यही वैकेंसीज क्या है बच्चों? होल्स है। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ क्या मूव कर रहे हैं? होल्स। होल्स क्या है? होल्स कुछ भी नहीं है, दीज आर द वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एक वैकेंसी बन गई जिसको होल बोला है। तो होल की वजह से भी चार्ज कैरियर है और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, वो इन दोनों के एडिशन से फ्लो होगा। ठीक है, अब एक चीज देखना, क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और होल की डायरेक्शन अपोजिट नहीं है? इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो होल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। भाई अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव फिल करने जा रहा है स्पेस को, तो अब उसकी जगह वापस क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा, है ना। तो जो मूवमेंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन और होल की, वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? यस मैम है। अरे बाकी के बच्चे अगर ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना कि मैडम क्या कह रही हो, आप दोबारा बताओ। तो ये ठीक है, इतना ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं और होल्स भी मूव कर रहे हैं, दोनों चीज मूव कर रही है। अब दोनों चीज के मूव करने से होगा क्या? दोनों चीज मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं और आपके होल्स भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों की वजह से हमारे पास करंट फ्लो करेगा। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। Hole. As the temperature is increased, some of the electrons break free and behave as a conduction electron. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी और जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी और उसे बोला जाएगा होल। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक प्योर कंडक्टर का डायग्राम है जो तुम्हारे पास है। यहाँ पर सारे सिलिकॉन के एटम है, सारे सिलिकॉन के एटम ऐसे बिहेव करेंगे। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, अभी तुम्हारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक बॉन्ड ब्रेक होगा और जब जाके एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने कम तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उतना ज्यादा करंट बनेगा। पर क्या देखा गया
बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो पाते हैं एक बहुत कम टेम्परेचर पे। तो बहुत कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होगी वो बहुत कम होगी। पर अगर मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट की जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं ये एकदम से सारे कोवलेंट बॉन्ड है ये रप्चर हो जाएंगे। तो कंडक्टिविटी जो होगी वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, या तो बिल्कुल लो है, या फिर अगर तुम टेम्परेचर एकदम से बढ़ा रहे हो तो बॉन्ड ब्रेक हो गए, एकदम से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए और एकदम से जो करंट है वो बहुत ज्यादा फ्लो कर जाएगा। तो क्या देखा गया, और तुम्हारा वो है सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो वो मेरे किसी काम का नहीं है जब तक मैं उसको कंट्रोल ना कर पाऊं। तो देखो अब मैंने क्या बोला था कि कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्योरिटी का एडिशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये प्योर सेमीकंडक्टर है इसका टेक्निकल नेम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम है इसका टेक्निकल नेम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मतलब ये प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब मुझे इनमें मॉडिफिकेशंस करनी है, तो मॉडिफिकेशंस जब मैं करूंगी इनमें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये रहा देखो, ये इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर का डायग्राम है कि बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये तुम्हारे पास कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से इस बैंड में चला जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हीट एनर्जी देने के बाद ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जो करंट फ्लो होगा मैंने बताया दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि होल्स ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम क्या बताओगे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मैम दोनों बराबर। बाकी के बच्चे देखो, जब जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होने से क्या क्या बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल क्रिएट होगा। जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसका मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर इंट्रिंसिक में, बोलो। इंट्रिंसिक में तो बराबर है ना। इंट्रिंसिक में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स बराबर रहेंगे। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, कंसंट्रेशन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर होल्स आर इक्वल, और इनकी क्वांटिटी जो है ये बराबर रहने वाली है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बिहेव एज एन, ये क्या है, होल बिहेव, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। होल का ये जो भी चीज है नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स को बोला गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये बैंड डायग्राम है, देख लो। बैंड डायग्राम क्या है, एनर्जी गैप है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। पर जब आप एनर्जी दे 0 केल्विन पे देखो, 0 केल्विन जब टेम्परेचर है तो आपके पास कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, पर ये मेरे किसी काम का नहीं है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ज्यादा बढ़ा दिया तो करंट बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो अब क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिलिकॉन में कुछ एटम्स ऐड करेंगे जिन्हें बोलेंगे इम्प्योरिटी। मतलब कुछ एटम्स का ऐड करना, वो इम्प्योर हो गया सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक, अब इम्प्योर ऐड कर देंगे। तो इम्प्योरिटी जब आप ऐड करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को, उस सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक। हाँ। जब आपने इम्प्योरिटी डाल दी उसमें, इम्प्योरिटी डालने के बाद सेमीकंडक्टर का नाम हो गया एक्सट्रिंसिक। अब एक बात ध्यान से सुनो, इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इम्प्योरिटी ऐड करने से होगा क्या फायदा, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चाहिए, है ना। भाई कुल मिला के मुझे तो करंट बढ़ाना है, करंट फ्लो कराना है। और करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर मैं चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज कर दूं। भाई मुझे चार्ज कैरियर इंक्रीज कराने हैं कैसे भी हालत में, ठीक है। अब चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा
दूसरा बोलो। होल। हाँ, होल। एक इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा होल्स है, दो चार्ज कैरियर है। अब देखो, अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा कर दूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज कर दूं तो वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप, ठीक है। अगर मैं होल्स का नंबर ज्यादा कर दूं तो वो मेरा सेमीकंडक्टर कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक में हमारे पास कितने टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए, दो दो टाइप। ये दो टाइप के, दो दो टाइप के हो गए, दो टाइप के। अब आपके ऊपर है कि आप एन टाइप बनाना चाहेंगे या पी टाइप। एन टाइप में आप चाहेंगे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएं, पी टाइप में आप चाहेंगे कि होल्स ज्यादा हो जाएं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर वो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहेंगे होल्स के, तो वो कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिंग में नहीं आएगा। यहाँ पर एक डोमिनेट करेगा, उसी का नामकरण कर दिया। एन डोमिनेट करेगा तो एन टाइप, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव डोमिनेट करेगा तो होल वाला पी टाइप, ठीक है। अब एन टाइप बनाना है, ध्यान से सुनो। अब हमें एन टाइप बनाना है बच्चों। अगर मुझे एन टाइप बनाना है, मुझे और इम्प्योरिटी ऐड करानी है। एक बात सुनो, जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, ठीक है। तो अगर मुझे इन चारों के साथ तो बॉन्ड बना, अगर कोई एक आर्सेनिक, मान लो आर्सेनिक नाम का एक मैंने एटम ऐड किया, या कोई भी आप एटम ऐड करोगे तो उसके लास्ट शेल में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो क्या करेगा, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, जर्मेनियम के उसके साथ, एटम के साथ, बोलो, बॉन्ड बना लिया। अगर 4 ही एटम ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना था जिसके 4 एटम है, वो तो फिर जर्मेनियम जर्मेनियम से भी करा लेते। पर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं एक ऐसा एटम ऐड कराऊंगी जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों, क्योंकि 4 तो बॉन्ड बना लेंगे और एक क्या है, वो वेला घूमेगा, वो फ्री है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस तरीके से डॉपिंग कराऊंगी। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो ऐसे एटम के साथ डोपिंग कराओ जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट शेल में, 4 बॉन्ड बनाएगा और 5वां फ्री घूमेगा। तो फ्री घूमेगा। अब याद रखना, जो ये डोपिंग है ना, ये इतनी नहीं हो जाए कि तुमने बराबर बराबर कर दिया, जर्मेनियम भी बराबर एटम ले लिए और जो एएस है, एएस के भी बराबर एटम ले लिया, आर्सेनिक का भी। तो बराबर नहीं करनी है। डोपिंग का मतलब है हजारों लाखों में हम लोग बहुत कम नंबर ऑफ आर्सेनिक के एटम डालेंगे, बहुत वेरी कम अमाउंट की डोपिंग करेंगे, भर भर के डोपिंग नहीं करनी है, बहुत कम, ठीक है। तो बहुत कम डोपिंग करेंगे, ओके। तो आप जितने एटम डालोगे उस एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन मुफ्त में आ जाएगा। मान लो तुमने 20 एटम डाल दिए तो 20 एटम में 20 इलेक्ट्रॉन फ्री आ गए मुफ्त के, है ना, बोलो। अब जो ये मुफ्त के इलेक्ट्रॉन आए हैं, अब ये किस एनर्जी में लाई करेंगे, ये सवाल आता है। तुम्हारे पास दो बैंड है, एक तो वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है ना। अब वैलेंस बैंड में तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिनके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिल हैं, जैसे 3s2 कंप्लीट फिल है, 3p6 कंप्लीट फिल है, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कंडक्शन बैंड में, सॉरी वैलेंस बैंड में। अब जो ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो इसकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी, जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करेगी। मतलब जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है जस्ट उसके नीचे लाई कर रही है जो तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर सवाल आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बनते हैं उनकी एनर्जी कहाँ होगी, इन द वैलेंस बॉन्ड, इन द कंडक्शन बैंड, या नियर टू द कंडक्शन बैंड। तो ध्यान रखना कंडक्शन बैंड के जस्ट नियर है। तो एक तो ये फायदा हो गया, थोड़ी सी अमाउंट की एनर्जी देते ही कहाँ चला जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। लिटिल अमाउंट की एनर्जी दो और कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। जैसे देखो वैलेंस बैंड से पहुंचाने के लिए 0.7 चाहिए, बट यहाँ कितनी है 0.004, मतलब बहुत वेरी लिटिल अमाउंट है, राइट। देख लो बहुत कम एनर्जी है। और दूसरा क्या बेनिफिट है और बताओ, एक बात बताओ, बॉन्ड तो ब्रेक अभी भी होंगे जब एनर्जी दोगे, बॉन्ड ब्रेक तो हो ही रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो तरीके से फ्री हो रहे हैं। एक तो बॉन्ड ब्रेक करके जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और दूसरा कैसे हो रहा है बच्चों, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब बॉन्ड ब्रेक से तो इलेक्ट्रॉन और होल बराबर हो गए,
तो एक्स्ट्रा किसका डोमिनेंस हो गया, जो इलेक्ट्रॉन फ्री बचा। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोलो। यस मैम, क्लियर। क्लियर? तो व्हेन ए सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 14, यानी जब आप ग्रुप 14 को, जो कि सेमीकंडक्टर का ग्रुप है, उसको हम ग्रुप 15 के साथ, ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ ऐड कराएंगे, तो हमें वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर देगा। तो कौन कौन से हैं? फोस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी से क्या होता है, फोस्फोरस, आर्सेनिक और बस क्या होता है इसमें, लेड। नहीं नहीं, वो तो पीबी होता है, लेड तो पीबी होता है। ठीक है, देख लेना एसबी से क्या होगा। तो जब आप इनके साथ, अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर फोस्फोरस के साथ ऐड करा है, आर्सेनिक के साथ ऐड करा है, तो इसके साथ ऐड करा है, तो कब एन टाइप बनेगा। तो तुम्हें ग्रुप 5 के सारे एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी का नाम याद कर लो, और एक बार मैम केमिस्ट्री, एंटीमनी। एंटीमनी, हाँ एंटीमनी होता है। और ग्रुप 5 के एक बार सारे एलिमेंट देख लेना, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ ऐड करने से एन टाइप मिलेगा। अच्छा, अब मुझे पी टाइप बनाना है। पी टाइप के लिए क्या करें, एनर्जी बैंड डायग्राम देख लो इसका। तो ये जो तुम्हारे डोनर लेवल है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये डोनर लेवल क्यों लिखा हुआ है, डोनर लेवल क्यों बोला है इसको। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन तुमने ये यहाँ पर ऐड किया है ना, जो इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया है, जो इम्प्योरिटी एटम है, इसको डोनर एटम बोला है। क्यों डोनर एटम क्यों बोला है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस वाले इम्प्योरिटी एटम को डोनर एटम कहा गया है। और जो ये डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको डोनर लेवल बोला गया है। ठीक है, डोनर लेवल में वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डोनर एटम ने डोनेट करें, इसलिए इस लेवल का नाम डोनर लेवल। क्लियर है इतना? ओके। तो अब कैरियर कंसंट्रेशन देखो, यहाँ पर कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी, एक तो जो बॉन्ड और जो बॉन्ड ब्रेक की वजह से बन रहे हैं होल्स, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड ब्रेक की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो बॉन्ड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हैं, तो उसमें अगर तुम देखोगे तो कंसंट्रेशन देखो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड above the intrinsic value by addition of the donor impurity, मतलब डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करने से जब तुम्हारी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो इंट्रिंसिक लेवल से ज्यादा हो जाती है। इंट्रिंसिक लेवल मतलब जो बॉन्ड ब्रेक की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, उनकी कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, जो होल्स का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, उसके नंबर जो है होल्स के वो बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, मेकिंग द प्रोडक्ट एनपी आ कांस्टेंट। तो एनपी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत, नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत, सॉरी, होल्स बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगी, एन आई स्क्वायर, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर डोमिनेट करेंगे, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो कंडक्ट कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, और हम एन आई स्क्वायर से उसको डिनोट करेंगे। यहाँ पर एन आई स्क्वायर किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स। अब देखो, अब पी टाइप बनाना है, पी टाइप बनाना है। पी टाइप के लिए क्या करें, कंसंट्रेशन याद रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन जो है कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो देखो क्या कह रहे हैं ये, एन से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, ये वाला है पेयर प्रोडक्शन, जो बॉन्ड को ब्रेक करके बन रहा है। ठीक है, ये पेयर प्रोडक्शन वाला है, इलेक्ट्रॉन इंटू प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा, ये जहां तक है ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये बहुत कंसंट्रेशन इसकी कम है जब एज कंपेयर टू जो हमने इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे। तो अगर उसके बाद हम देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरली इक्वल मान लेंगे एन आई स्केयर के, कि ये एन आई स्केयर के बराबर है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का हमने स्केयर कर दिया, ये उसके बराबर हो गया। अब हमें पी टाइप बनाना है। पी टाइप में क्या मतलब है, होल्स ज्यादा है। अब मुझे बता, होल्स कब ज्यादा बनेंगे, मैम जब इलेक्ट्रॉन एक कम होगा। भाई बाकी के बच्चे, है ना, होल्स कब, होल्स ज्यादा रखने हैं, तो होल्स अब ज्यादा कैसे रख सकते हैं,
हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। अरे कहाँ, मतलब हमें होल्स की वो रखनी है अब डोमिनेंसी। होल्स की डोमिनेंसी कब जब रख सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 एटम बॉन्ड बनाएंगे। मुझे वैकेंसी रखनी है ज्यादा, तो वैकेंसी का मतलब है कि 3 ऐसा एटम ढूंढ लूं कि जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 से बॉन्ड बना लेगा, और 4th इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा क्या बनी रहेगी, एक वैकेंसी बनी रहेगी, है ना। और उसी वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आसपास से मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या इंक्रीज कर दी, होल्स की वैकेंसी, समझे। देखो भाई, अगर जैसे सिलिकॉन के साथ तुमने एक ऐसा एटम पेयर करा दिया जिसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 4। अब जो एटम 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो सिलिकॉन से 3 के साथ पेयर कर लेगा। अब सिलिकॉन का जो 4th एटम है उसके पास तो कुछ, उसके साइड में तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं, वहां पर क्या है, अभी भी वैकेंसी है ना। मतलब सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पर सिलिकॉन के एक एटम के पास बैंड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वैकेंसी है। अब इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि अच्छा तू नहीं है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर ये आएगा, तो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन है इस गैप को फिल करने के लिए आएंगे। तो ये गैप हमने इंक्रीज करे हैं खुद से, क्यों, इम्प्योरिटी एटम को ऐड करके। अभी बॉन्ड ब्रेक की वजह से होल नहीं आया है, ध्यान से सुनो, ये होल बॉन्ड ब्रेकेज से नहीं आया, ये हमने खुद से बनाया है डोपिंग करा के। डोपिंग करा के मैंने क्या इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर दिए। तो होल्स क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है यहाँ पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। अब बात आई कि भाई जो ये मैम होल्स हैं, अब ये किस एनर्जी लेवल में जाएंगे, तो ध्यान से देखो, जो होल्स का एनर्जी लेवल है वो नियरली वैलेंस बैंड के साथ में है। देखो यहाँ पे, यहाँ पर वैलेंस बैंड के पास बनेगा तुम्हारा जो होल्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं, तो होल्स का एनर्जी लेवल इज नियरली इक्वल टू द वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड के बराबर है। अब एक बात बताओ, जो तुम्हारा एडिशनल जो तुमने एटम ऐड किया है, ये किसकी तरह काम, ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं शायद। एक्सेप्ट। भाई है ना, बाहर जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो इस एटम को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एटम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कम लेके आया है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में है। तो और जो इनका एनर्जी लेवल होगा वो कौन सा लेवल होगा, एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, जैसे वो डोनर लेवल था, ये एक्सेप्टर लेवल। तो अब ऐसे कौन से एटम्स होंगे, ये ग्रुप 3 एलिमेंट। कौन से एटम होंगे, ये ग्रुप 4 था तुम्हारा जिसमें टेट्रावेलेंट था, यहाँ कौन से एलिमेंट होंगे, ग्रुप 3 एलिमेंट। तो ग्रुप 3 एलिमेंट मतलब जिनकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, ये रहा, कौन कौन से हो सकते हैं मैम ग्रुप 13 ही होगा शायद, ये ग्रुप 3 कहाँ से आ गया, है ना। 13 होना चाहिए ना, 15 Yes, ma'am. 14 13 13 कर दो मैम। 13, ये ग्रुप 13 एलिमेंट है, वो 14 था, वो 15 थे, ये ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 13। अगर देखो चार जो 14 ग्रुप है वो तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स का है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है। एक 15 है जो तुम्हारा एन टाइप बनाएगा, ये ग्रुप 13 है जो तुम्हारा पी टाइप बनाएगा। क्लियर है? एनर्जी लेवल्स देख लिए, पी टाइप वाले का डोनर लेवल जो है वैलेंस बैंड के साथ में बनेगा, ये देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड के पास बनता है। क्लियर है? तो अगला जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पी एन डायोड। क्लियर है? मंडे को पी एन डायोड विल सी इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों।